हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रोहन्स नॉलेज क्लिक पे। कल आप लोगों का क्लास 10th का मैथमेटिक्स का पेपर हो चुका है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे जो कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे। तो हम लोग क्या करेंगे, कल जो भी आपके क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में उसका सॉल्यूशन हम लोग इस चैनल के माध्यम से पूरे अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके पेपर में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई, मतलब 5 सेक्शन में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम लोग क्या करेंगे कि हर एक सेक्शन को अच्छे से कवर करके हम लोग पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर एक लेक्चर में ही पूरा क्वेश्चन का अगर आपको एनालिसिस दिया जाए तो आपका लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि कम से कम लेक्चर में आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दिया जाए। इसमें देखिए, आप लोगों से पूछा गया था एक बेसिक मैथमेटिक्स और एक पूछा गया था आप लोगों से स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। तो पहले हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का भी सॉल्यूशन हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। और जिन बच्चों का आज बिहार बोर्ड का पेपर है, जो कि क्लास 10th का बिहार बोर्ड का पेपर है, आज भी लगता है शायद कि मैथमेटिक्स का ही पेपर है, ठीक है। आज 18 फरवरी 2026 है। आज आप लोगों का जो भी बिहार बोर्ड से स्टूडेंट हैं उन लोगों का एग्जाम है आज मैथमेटिक्स का। तो बिहार बोर्ड के बच्चों का भी सॉल्यूशन इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। उन लोग का जैसे ही हम कवर कर लेंगे सीबीएसई का सेक्शन बेसिक मैथमेटिक्स का और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन जैसे ही कवर कर लेंगे, तो बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए भी हम क्या कर लेंगे, इस चैनल के माध्यम से उन लोगों का भी मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन यहाँ पे आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो आपका पेपर हुआ था 17 फरवरी 2026 में, जो कि आपसे पूछा गया था बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स का ये सब क्या है, सॉल्यूशन है, जो कि आपसे पूछा गया था। जिसमें आपको सबसे पहले पूछा गया था सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपसे पूछा गया था 20 एमसीक्यू। तो देखिए, जिसमें पहला एमसीक्यू ये है, इसी टाइप से आपको पूछा गया था एग्जाम में। बहुत ही आसान और बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन था नहीं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आपके एग्जाम में कि अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपसे क्या है, प्रोबेबिलिटी से है। प्रोबेबिलिटी में भी किससे है, तो कार्ड से रिलेटेड है। और हम लोग कार्ड के बारे में अच्छे से पढ़े थे कि क्या कार्ड में कितना नंबर ऑफ इवेंट होता है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होता है, यानी कि फेवरेबल क्या हो सकता है उसमें, उसका टोटल क्या हो सकता है, हम लोग अच्छे से कवर कर चुके थे। यहाँ पे पूछा है आपसे कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एक और अ 10 इज, ठीक है। देखिए सबसे पहले 52 कार्ड में अगर हम लोग जाएं तो टोटल कितना होगा, टोटल 52 होगा। और यहाँ पे दिया हुआ भी है कि 52 कार्ड है, ठीक है। तो आपका टोटल तो आपको मिल गया। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि एक कंडीशन लगा दिया है कि आपसे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी किसका, जब आप फेवरेबल निकालने जाइएगा ना, तो फेवरेबल निकालने के लिए आपसे पूछा है कि एक इक्का और एक 10 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। एक को हम लोग बोलते हैं इक्का, 10 को हम लोग बोलते हैं हिंदी में दहला। तो दहला और इक्का निकालने का क्या प्रोबेबिलिटी है आपसे ये पूछा है, ठीक है। तो किसी भी 52 कार्ड के अंदर इक्का कितना होता है, इक्का होता है 4, यानी एक कितना होता है 4। और दहला कितना होता है, यानी कि 10, 10 कितना होता है 4। और ये और जो बीच में बताया गया है ना, यही आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम किया होगा आपके एग्जामिनेशन में, क्योंकि क्लास 10th में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि जिसमें आपको दो चीज एक ही साथ पूछे, जैसे कि एक और करके आता है और एक एंड करके आता है, ठीक है। तो वैसा क्वेश्चन नहीं था, हालांकि आपका सीबीएसई इसको पूछ दिया है। तो और का जो क्या होता है, मतलब होता है कि यहाँ पे इन दोनों को प्लस करना है तब आपका फेवरेबल निकलेगा, ठीक है। तो 4 + 4 क्या हो गया, 8। तो आपका फेवरेबल कितना है 8 है। तो आप प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक और 10 इज इक्वल टू फेवरेबल अपॉन में टोटल। तो फेवरेबल है कितना, फेवरेबल है आपका 8, फेवरेबल है आपका 8 और टोटल कितना है 52।
जब इसको डिवाइड करेंगे, दोनों 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से ये 2 बार में, 4 से ये कितना बार में, 13 बार में। तो 2/3 आपका क्या है, आंसर है पहला का। ठीक है, पहला का आंसर आपका था 2/3। तो ये क्या था, पहला क्वेश्चन था जो कि आपका प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड था, जिसमें आपसे कार्ड वाला क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन यहाँ पे नया चीज यही था, थोड़ा सा यहाँ पे परेशान करने वाला था कि एक और 10 आपको मिला करके पूछ दिया है। थोड़ा सा ये आपके लिए डिफिकल्ट टास्क था यहाँ पे इसको समझना, क्योंकि बहुत बच्चा को पता नहीं होगा कि जब प्रोबेबिलिटी में दो टर्म को और से या एंड से कनेक्ट करते हैं तब वहां पे क्या करना होता है। यहाँ पे ये और से कनेक्ट करके दिया था, तो और का मतलब होता है कि दोनों को प्लस करके लिखना था कि एक 52 कार्ड के अंदर इक्का कितना होता है, तो 4 होता है, और आपका दहला यानी कि 10 कितना होता है, तो 4 होता है। तो ये 4 और 4 दोनों को जोड़ करके फेवरेबल निकालना था। तो ये कितना था, 8। और प्रोबेबिलिटी हम लोग जानते ही है कि फेवरेबल अपॉन में टोटल होता है, तो 8/52 यानी कि 2/13 आपका क्या था, इस क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, इसको आप लोग देखिए, नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ठीक है तो एक ही नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज, मतलब कि दो पॉइंट दिया गया था, उसको आपका डिस्टेंस निकालना था। तो आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई भी दो पॉइंट दिया रहे, जैसे कि यहाँ पे कोई पॉइंट है P(x1, y1) और Q(x2, y2), तो इसका डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आप लोग को बताया गया था कि PQ इज इक्वल टू √(x1 - x2) का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। ठीक है, तो P(x1, y1) क्या हो गया, ये आपका पहला पॉइंट है P, तो ये -5 1, और ये आपका हो गया 2 2। तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 - x1। तो देखिए x1 कितना है, -5 माइनस x2 कितना है 2, इसका स्क्वायर प्लस y1 कितना है 1 माइनस, और y2 कितना है 2, तो इसका स्क्वायर। तो -5 - 2 -7, -7 का स्क्वायर, और देखिए 1 - 2 यानी कि -1 का स्क्वायर। तो -7 का स्क्वायर क्या हो गया 49, माइनस का स्क्वायर प्लस, और 7 का स्क्वायर 49, माइनस का स्क्वायर प्लस, और 1 का स्क्वायर 1। अब यह क्या हो गया 49 + 1 50। अब देखिए 50 एज इट इज नहीं लिखेंगे, एज इट इज में ऑप्शन में भी नहीं है और ऐसे भी इसको नहीं लिखा जाता। तो 50 को हम क्या लिखेंगे, 50 को ब्रेक कीजिए। ठीक है, तो 50 को हम लोग लिख सकते हैं 25 × 2। अब 25 का स्क्वायर रूट हम लोग जानते हैं कि रूट सॉरी 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 5 होता है, और √2 का तो कोई स्क्वायर रूट होता नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, रूट के अंदर ही रह जाएगा। यानी कि 5√2 यूनिट्स आपका क्या था, आंसर था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था आपका, ऑप्शन नंबर सी क्या है, आंसर है। तो प्रोबेबिलिटी का पहला क्वेश्चन था कि थोड़ा सा परेशान करने वाला था, क्योंकि वहां पे आपसे और करके क्वेश्चन पूछ लिया था। लेकिन आपका ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, जो कि आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला से रिलेट करता है। इसको आप लोग नोट कीजिए। हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 2 किए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों से पूछा गया था, प्रोबेबिलिटी से ही रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर का आपसे प्रोबेबिलिटी पूछा गया है एट रैंडम फ्रॉम द नंबर, मतलब इसमें से आप क्या कीजिए, प्रोबेबिलिटी को बताइए जो कि इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए इसमें कि इसमें आपको टोटल कितना है। टोटल तो आप आसानी से निकाल लीजिएगा, काउंट कर लीजिए सीधा।
1 2 3 4 5 6 7, यानी कि आपके पास जो टोटल था वो कितना था? 7। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है इरेशनल नंबर का, तो आपको इरेशनल नंबर इसमें से क्या होना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो देखिए इसमें कितना इरेशनल नंबर है वही हमारा फेवरेबल बताएगा। ठीक है, फेवरेबल क्या है? नंबर ऑफ इरेशनल नंबर, मतलब इसमें कितना इरेशनल नंबर है वही आपको क्या बताएगा, फेवरेबल बताएगा। तो फेवरेबल के लिए देखिए पहला इरेशनल नंबर आपका कौन है? 3। ठीक है, क्योंकि 3 का तो कोई स्क्वायर रूट निकलता नहीं है। अच्छा, 4 का स्क्वायर रूट निकलता है, 4 को हम लोग क्या बोलेंगे? 4 को हम लोग बोलेंगे 2। ठीक है, तो 2 एक क्या है? इरेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर है या इंटीजर है। अब देखिए ये है क्यूब रूट ऑफ 9, तो 9 का कभी भी क्यूब रूट नहीं निकलता है, तो ये है आपका इरेशनल नंबर। ठीक है, अब है तुम यहाँ पे 3 था, यहाँ पे है क्यूब रूट ऑफ 8। क्यूब रूट 8 का मतलब क्या है कि इसका मतलब भी 2 होता है। ठीक है, तो ये भी आपका इरेशनल नंबर नहीं है। 5 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, तो ये आपका क्या है? इरेशनल नंबर है। 0 अपने आप में इरेशनल नंबर नहीं है। और 4 का पावर 3/2 का मतलब क्या है कि देखिए ये है 2 का पावर 2। 4 का मतलब क्या है? 2 का पावर 2, और इसका भी पावर है आपका 3/2। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 का पावर क्या है? 2 का पावर 2 है, और उसमें क्या कीजिए आप 3/2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये 2 से 2 कैंसल, यानी कि आपका क्या आ गया? 2 का पावर 3, और 2 का पावर 3 क्या है? 8, और 8 भी अपने आप में क्या है? एक इरेशनल नंबर नहीं है। तो आपको इरेशनल नंबर मिला कितना? तो काउंट कीजिए, 1 2 3, आपको 3 इरेशनल नंबर मिला है। तो इरेशनल नंबर आपको 3 मिल गया, तो आपके पास फेवरेबल कितना बचा? फेवरेबल आपके पास 3 है, 3 फेवरेबल है, टोटल है आपका क्या? 7। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर का? इरेशनल नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इरेशनल नंबर इज इक्वल टू फेवरेबल अपॉन में टोटल। फेवरेबल है आपका 3 और टोटल है आपका 7, तो आपका आंसर क्या है? 3/7। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन लिख करके आया था ना, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला था कि यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि ये क्या है, 3 जो है ना ये √9 के साथ मल्टीप्लाई में है, ये 3 जो है ना 8 के साथ मल्टीप्लाई में है, लेकिन ऐसा था नहीं। और आप कैसे पकड़ सकते थे? अगर आप ऑप्शन को चेक कीजिएगा, तो अगर आप इसको 3 मान लेते हैं कि ये क्या है, 3√9 है, मतलब √9 के साथ 3 मल्टीप्लाई हुआ है, तो आपका ऑप्शन सेट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, जब आप इसको प्रोबेबिलिटी निकालिएगा तो बनेगा ही नहीं। तो इसीलिए इसका कहने का मतलब था कि ये क्या है, क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ 9, क्यूब रूट ऑफ 8, ना कि 3 इंटू √9 है, और ना ही आपका 3 इंटू √8 है। ठीक है, जब आप इसको इस टाइप से बनाइएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये ऐसा ही लिखा गया था, लेकिन देखने में ऐसा क्वेश्चन में लग रहा है कि ये क्या है, 3 और √9 मल्टीप्लाई में है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? 3/7। ठीक है, तो हम लोग अभी 3 क्वेश्चन किए हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे की तरफ बढ़ेंगे, आप इसको अच्छे से नोट कीजिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था आपके क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका पोलिनोमियल से था और ग्राफ से था, काफी इजी क्वेश्चन था। उसमें आपसे पूछा गया है कि द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल px इज इक्वल टू k इज शो हेयर, यहाँ पे शो किया गया है। ठीक है, जो कि ग्राफ है, तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल px इज। तो हम लोग पढ़े हैं बहुत बार कि किसी भी ग्राफ में कोई भी ऐसा क्या है, पोलिनोमियल है जो कि जितना एक्स एक्सिस को कट करेगा उतना ही नंबर ऑफ जीरो बनाएगा। तो इस फिगर के हिसाब से आपको एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट कट नहीं कर रहा है, इसीलिए इसके पास एक भी जीरो नहीं होगा। तो कायदे से इसका जो आंसर है वो क्या है? जीरो है। ठीक है, तो ये आपका क्या था, 4 नंबर क्वेश्चन था, आपसे पूछा गया है एग्जामिनेशन में। 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए हम लोग आ रहे हैं। 5 नंबर जो है आपका क्या है, मेंसुरेशन में से पूछा गया है, सर्कल से रिलेटेड है। सर्कल से ठीक ठाक क्वेश्चन आया है एग्जामिनेशन में, सर्कल से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में आपका, और ठीक ठाक, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, मॉडरेट बोल सकते हैं, एवरेज क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है।
तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इसको हम लोग अच्छे से समझ रहे हैं। देखिए सॉल्यूशन जब हम लोग कर ही रहे हैं तो सॉल्यूशन का हम लोग अच्छे से कवर कर लेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि एग्जाम हुआ, तुरंत पेपर लाया बच्चा, तुरंत क्वेश्चन उतारे और तुरंत एकदम जैसे तैसे बनाना बताना शुरू कर दिए। तो जैसे तैसे नहीं, जब सॉल्यूशन हो ही रहा है तो एक दिन टाइम लेकर के ही, लेकिन उसको अच्छे से सॉल्यूशन दे देना है आप लोगों को। आप लोग क्या कीजिए, अच्छे से अपना मिला लीजिए कि आप लोग क्या-क्या बनाए हैं, कैसे-कैसे बनाए हैं, सारी चीज़ को अच्छे से मिला लीजिए, ठीक है। तो इसीलिए आराम से धीरे-धीरे क्या करेंगे हम लोग, 1-2 दिन टाइम लेकर के ही इसको हम लोग अच्छे से कवर कर लेंगे पूरे के पूरे पेपर को, जिसमें आपका बेसिक मैथमेटिक्स का पूरा सॉल्यूशन हम दे देंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का भी जो जितना क्वेश्चन आया है सबका हम सॉल्यूशन दे देंगे। उसके बाद बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए उसका भी सॉल्यूशन हम इस चैनल के माध्यम से दे देंगे, ठीक है। तो आराम से धीरे-धीरे, हो सकता है 1-2 दिन टाइम ज़्यादा लगे, लेकिन हाँ, आपको हम क्या कर देंगे, पूरा का पूरा सॉल्यूशन अच्छे से दे देंगे ताकि आप लोग अपना अच्छे से पेपर मिला लीजिए, ठीक है। कि कहाँ पे कैसे-कैसे आप लोग बनाए हैं, क्या सही है, कहीं कुछ एरर तो नहीं हो गया, आप लोग अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए, ठीक है। हालांकि देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोड ए बी सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 40 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। एक सर्कल है, यहाँ पे बना दे रहे हैं, एक सर्कल है, ठीक है, जिसका सेंटर मान लेते हैं ओ, इसका ए बी एक कोड है, ठीक है, कोड है, ठीक है। ए बी कोड है और ये कोड जो है ना, इस सेंटर पे एंगल बनाता है 40 डिग्री, ठीक है। हालांकि ये सब क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता था, लेकिन ऑब्जेक्टिव को इतना भी सिंपल नहीं बना देना है ना कि स्टूडेंट देखे और टिक मार ले। जैसे 20 क्वेश्चन में आपसे हो सकता है कि 10 क्वेश्चन पूछा हुआ होगा थोड़ा सा सिंपल वे में, मतलब सिंगल टिक करने वाला, लेकिन एक दो मतलब कि कुछ 10 क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जिसमें थोड़ा सा आपको सॉल्व भी करना पड़े। तो जब हम लोग सॉल्यूशन ले ही रहे हैं तो थोड़ा सा इसको अच्छे से समझते चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये है कोड ए बी और इस पे सेंटर पे एंगल बनाया है कितना, 40 डिग्री, ठीक है। कितना डिग्री एंगल बनाया है, 40 डिग्री, 40 डिग्री का एंगल बनाया है, इतना बात बोला यहाँ पे। फिर आगे बोल रहा है कि सर्कल का जो रेडियस है ना वो 9 सेंटीमीटर है। तो रेडियस तो आपका ये है, ये 9 सेंटीमीटर और ये 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर रेडियस है। देखिए थीटा का जो वैल्यू यहाँ दिया है कितना, 40 डिग्री, ठीक है। और रेडियस का जो वैल्यू दिया है वो दिया है 9 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है लेंथ ऑफ एन आर्क, इसका लेंथ, इसका लेंथ। तो आप लोग सर्कल में पढ़े होंगे लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ एन आर्क इक्वल टू थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा का वैल्यू और आर का वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे, मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए थीटा कितना है, 40 डिग्री अपॉन में 360 इंटू 2, पाई का वैल्यू हम लोग ले लेंगे 22/7 और आपका रेडियस कितना है 9, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना था, हम लोग अपने आंसर तक थे, ठीक है, और कुछ इसमें करना नहीं था। तो देखिए 40 से 360 गया 9 बार में, ठीक है, 9 से 9 कैंसिल, तो 22, 2 को 22 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 44 और नीचे क्या आ गया 7। तो 44 अपॉन में 7 क्या है आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या था, आंसर था, जो कि आपको सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो हम लोग अभी 5 क्वेश्चन को कवर किए हैं, अभी हम लोग को 15 क्वेश्चन और करना है। आज के क्लास में हम लोग पूरा का पूरा 15 क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। फिर कल हम लोग कोशिश करेंगे कि सब्जेक्टिव का ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, ताकि लेक्चर बड़ा भी ना हो और आप बोर भी नहीं हो, ठीक है। तो इसको आप लोग देखिए, हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है, कि सॉल्यूशन आपको एकदम प्रॉपर सॉल्यूशन अच्छे से मिल जाए। इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 6। अभी तक हम लोग 5 क्वेश्चन कवर किए हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इस क्वेश्चन है देखिए कि 7 इंटू 29 इंटू 23 प्लस 1 इज,
मतलब कि ये जो नंबर है क्या है, एक प्राइम नंबर है, क्या ये 23 से डिविजिबल है, क्या ये एक ऑड नंबर है, क्या ये एक कंपोजिट नंबर है, ये चेक करना था। तब देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करके ही चेक करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप अच्छे से देखिएगा ना तो एक ऑप्शन जो ये दिखा दिया गया है डिविजिबल बाई 3, तो 23, तो क्या ये 23 से डिविजिबल है? अगर ये 1 यहाँ पे नहीं रहता, प्लस में वो भी, अगर प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई रहता तो ये 23 से डिविजिबल हो जाता। लेकिन यहाँ पे 1 के आ जाने के वजह से ये 23 से कभी भी डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पे तो सबसे पहला ऑप्शन क्या था, एलिमिनेट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे +1 है, तो ये ऑप्शन तो आपका सही होगा नहीं, ये ऑप्शन गलत है। उसके बाद एक प्राइम नंबर है, एक ऑड नंबर है और एक कंपोजिट नंबर है, तो इसको तो आप चेक कर पाइएगा तभी जब आप क्या कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। हालांकि प्राइम नंबर में भी हम लोग जानते हैं कि जिस नंबर के पास एग्जैक्टली 2 फैक्टर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर, है ना। उसमें भी क्या 1 होना चाहिए और वो खुद होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी देख रहे हैं कि 7 आ गया, 29 आ गया, 23 आ गया, तो इसके पास तो केवल और केवल 2 फैक्टर होगा नहीं, ठीक है, 2 से ज्यादा ही फैक्टर होगा, तो ये क्या होगा आपका, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, प्राइम नंबर भी आपका गलत हो गया। बचा आपका ऑड नंबर और कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ऑड नंबर चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए सबका सब प्राइम नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर को अगर पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या देगा, एक ऑड नंबर देगा, ठीक है। और ऑड में जब आप एक प्लस कर दीजिएगा तो जैसे ही ऑड में एक प्लस होगा तो वो इवन बन जाएगा, तो वो ऑड नंबर होगा नहीं। तो ये सब +1 क्या कर रहा है, इधर उधर गेम कर दिया, ठीक है। अगर ये +1 नहीं रहता तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन ये +1 के आ जाने की वजह से ना तो ये प्राइम नंबर बन पाया, ना ये डिविजिबल हो पाया 23 से, और ऑड नंबर ये नहीं बन पाएगा क्योंकि किसी भी 2 प्राइम नंबर हो या 3 प्राइम नंबर हो जिसमें 2 इंक्लूड नहीं है, अगर 2 इंक्लूड नहीं है और आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये मल्टीप्लीकेशन होने के बाद जो इसका फाइनल प्रोडक्ट आएगा ना वो हमेशा एक ऑड नंबर आएगा, और ऑड नंबर में आप कभी भी 1 जोड़िएगा तो वो हमेशा इवन बनेगा। तो यानी कि जब इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये इवन बन जाएगा, तब ये ऑड नंबर भी नहीं हो सकता है, ठीक है। आपको इसको मल्टीप्लाई भी नहीं करना था, यहीं से आप एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये भी ऑड नंबर नहीं होगा, तो जब सब कैंसिल ही हो गया तो बचा क्या, कंपोजिट नंबर। और वैसे भी ये कंपोजिट नंबर ही होगा, जब इसको आप मल्टीप्लाई करके भी बनाएंगे ना, इसको जब मल्टीप्लाई करके और प्लस करके जब इसको सॉल्व करके भी बनाइएगा तो आपको एक कंपोजिट नंबर ही मिलेगा। आपको ना एक ऑड नंबर मिल सकता है, ना डिविजिबल हो सकता है 23 से, ना प्राइम नंबर से, ये ना आपका प्राइम नंबर बनेगा। तो इसको लॉजिकली भी बना सकते थे और चाहे तो आप इसको सॉल्व करके भी बना सकते थे, ज्यादा टफ क्वेश्चन ये था नहीं, ठीक है। तो सीबीएसई क्या किया है कि कुछ क्वेश्चन को बहुत इजी भी बना दिया है, कुछ क्वेश्चन को थोड़ा सा कंसेप्चुअल बनाया है और कुछ क्वेश्चन को थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनाया है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आपको अगर दिमाग लगाते हैं तो बहुत जल्दी बन जाता, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन जो आप प्रोबेबिलिटी से पूछे वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, जो बहुत ज्यादा बच्चा थोड़ा सा डेप्थ में जाकर के प्रोबेबिलिटी को पढ़ा है वो उस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया होगा, और जो बच्चा डेप्थ में नहीं जाकर के पढ़ा होगा थोड़ा सा उसको दिक्कत हुआ होगा उसको अटेम्प्ट करने में या उसको सॉल्व करने में, या हो सकता है कि उससे गलत भी हो गया हो, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और इस टाइप से भी इसको क्या कर सकते थे, बना सकते थे। अगर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन सर्कल से जो कि टेंजेंट से रिलेटेड है, सर्कल से बहुत सारा क्वेश्चन आया इस बार। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि इन द गिवन फिगर, इस फिगर में, ठीक है, ये फिगर आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। PQ and PR are two tangents drawn to a circle। देखिए एक है टेंजेंट P से Q तक खींचा गया और एक है टेंजेंट आपका P से R तक खींचा गया, दो टेंजेंट खींचा गया है, वही क्वेश्चन में बोला गया विद सेंटर O। O इसका क्या है, सेंटर है सर्कल का, ठीक है, ये तो हम जानते ही हैं। इफ एंगल ORQ, देखिए ORQ, ORQ ये वाला एंगल आपका दिया हुआ है 25 डिग्री, ठीक है। देन द मेजर ऑफ एंगल PQR, देखिए PQR ये वाला एंगल, ठीक है। बहुत बच्चे जल्दबाजी में हो सकता है कि PQR में ये वाला एंगल निकाल दिए हो, ठीक है, तो वो गलत आंसर हो जाएगा। आपसे ये वाला एंगल नहीं पूछा है, आपसे ये वाला एंगल पूछा है, ठीक है। अच्छा तो देखिए अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन जो है ना ये आप फिगर टू फिगर सॉल्व कर सकते हैं। फिगर को देखिए, यहाँ पे एंगल मेंशन कीजिए और डायरेक्ट आंसर लाइए, टिक करके निकल जाइए, ठीक है। इसको उतना सॉल्व करने का जरूरत भी नहीं ही था। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
ये देखिए ये O से लेकर के R तक रेडियस है, ठीक है, और यहाँ O से लेकर के Q तक ये भी रेडियस है। और जब आप इसको देखिएगा ना ORQ को, तो ये एक ट्रायंगल बना रहा है, और ट्रायंगल के ये ट्रायंगल में दो साइड क्या है, इसका इक्वल है, ठीक है। तो क्या इसका दो एंगल भी इक्वल हो जाएगा? देखिए इस एंगल के सामने का, इस साइड के सामने का एंगल ये है, ठीक है, और इस साइड के सामने का एंगल ये है, ठीक है। तो इस साइड के सामने का एंगल और इस साइड के सामने का एंगल दोनों बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इसका साइड बराबर है, इसीलिए क्या हो जाएगा आपका, अगर ये 25 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 25, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि ये है टेंजेंट और ये है रेडियस, तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये भी हम लोग को पता है, ठीक है। अब ये 25 है और ये टोटल 90 है, तो 25, 90 में से 25 हटा देंगे तो मेरा नंबर नहीं मिल जाएगा, तो 65 डिग्री। 90 में से 25 माइनस करेंगे तो 65 आएगा, और 65 ही आपका क्या है, आंसर है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए। तो इसको इस टाइप से हम लोग सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, इजी है। जो बच्चे का क्या होगा, प्रैक्टिस बहुत अच्छा होगा सर्कल पे एंगल वाला क्वेश्चन, तो वो क्या कर लिया होगा, इसको फिगर टू फिगर ही सॉल्व करके निकल गया होगा, वो ज्यादा पेन मतलब कॉपी पे रफ उफ नहीं किया होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका क्या, टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको आप लोग बना लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 8 नंबर में पूछा गया था ट्रिगोनोमेट्री से, द वैल्यू ऑफ tan 30 tan 60 माइनस tan 90 cos 90 इज। तो जिसको वैल्यू याद होगा वो आसानी से इस क्वेश्चन को कर लिया होगा, बस यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, सॉल्व करना है, आप अपने आंसर तक पहुंच गए। तो देखिए tan 30 का वैल्यू आप लोग पढ़े होंगे कि 1/√3 होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई tan 60 का वैल्यू आप लोग पढ़े होंगे √3 होता है, माइनस साइन 90 का वैल्यू होता है 1 और कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए √3 से √3 कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा 1, माइनस 1 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो 1 में से 0 घटाएंगे तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 1। तो आपका क्या है 1 आपका आंसर था इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से जो पूछा गया था आपके एग्जामिनेशन में, वो है क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कि HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज, ठीक है। कोई भी दो नेचुरल नंबर को आप उठा लें और अगर उसका आप HCF निकालिएगा तो हर एक केस में आपको 1 देखने को मिलेगा। कोई भी कंसेक्यूटिव यहाँ पे बोल दिया है इसीलिए 1 हो जाएगा, लगातार, क्योंकि नेचुरल नंबर हम लोग जानते हैं कि काउंटिंग नंबर को ही हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो 1 2 3 4 इस टाइप से जो इतना नंबर है आपका क्या है, नेचुरल नंबर है। आप कोई भी लगातार दो नंबर को लीजिए, एक लीजिएगा तो आपको 2 लेना पड़ेगा, 2 लीजिएगा तो आपको 3 लेना पड़ेगा, 10 लीजिएगा तो आपको 11 लेना पड़ेगा। तो कोई भी आप दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर को लीजिएगा और उसका HCF निकालिएगा तो ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या आएगा, 1 आएगा आपका आंसर। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 1 है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये आप लोगों का एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ना, जो कि आपके ट्रायंगल से रिलेटेड है, बीपीटी थ्योरम से, वो थोड़ा सा क्या था, थोड़ा सा ही इसमें क्या था, दिमाग लगाना था, बाकी ये भी बहुत ही इजी ही क्वेश्चन है। जैसे कि देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है कि इन द गिवन फिगर, मतलब इस फिगर में क्या दिया हुआ है कि पी क्यू पैरेलल बीसी, पी क्यू जो है वो बीसी के पैरेलल है, ठीक है। इफ AB रेशियो AP रेशियो AB इज इक्वल टू 3:7, ठीक है। देखिए AP है आपका 3 यूनिट, ठीक है। तो आपका ये पूरा AB कितना है, ये पूरा का पूरा AB है 7 यूनिट, ठीक है। ये है आपका 7 और ये है आपका 3। तो अगर हम PB निकालना चाहें, PB, तो PB क्या हो जाएगा 7 - 3, तो क्या हो जाएगा ये 4, मतलब P से B तक का जो डिस्टेंस है वो 4 है और A से P तक का डिस्टेंस 3 है।
ठीक है, तो ये मेरा पीबी निकल गया। बस यहाँ पे यही करना ही था, ये टोटल दिया हुआ है, ये टोटल दिया हुआ है, ना कि ये पीबी दिया हुआ है। बहुत स्टूडेंट कर गया होगा एग्जामिनेशन प्रेशर में कि ए बी और इसको पीबी मान लिया होगा। ये पीबी नहीं है, ये क्वेश्चन में ए बी दिया हुआ है। ठीक है, तो एपी से ए बी का रेशियो दिया हुआ है 3:7, और हम लोग को क्या पूछा है, ए क्यू से क्यूसी का रेशियो। तो ए क्यू से क्यूसी का रेशियो निकालने के लिए हम लोग के पास एपी से पीबी का रेशियो पता होना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7 में से 3 माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा। और चूंकि हम बीपीटी थ्योरम से पढ़े हुए हैं कि अगर आपका पी क्यू पैरेलल है बीसी के तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम एपी अपॉन में पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन में क्यू सी। और यहाँ पे एपी है 3 और बीपी आया हम लोग का 4। ठीक है, तो ए क्यू से क्यूसी का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3:4। तो 3:4 ही इसका आंसर है, 3:4। ठीक है, बहुत स्टूडेंट कर गया होगा 3:7, जैसा इसको देखा होगा वैसा ही इसको कर दिया होगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे एपी से ए बी का रेशियो दिया गया, पहले ही छोटा वाला लेंथ फिर ये बड़ा वाला लेंथ। ठीक है, तो इस टाइप से इसको सॉल्व करना था। आपका आंसर क्या है, 3:4, ना कि 3:7। ठीक है, जो बच्चा थोड़ा सा ध्यान दिया होगा यहाँ पे इस क्वेश्चन को सही करके निकल गया होगा, और थोड़ा सा के मिस्टेक की वजह से क्या हो जाता, उसका आंसर गलत हो जाता। तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान में रखना था। ठीक है, बहुत बच्चे कर जाते हैं, जानकारी रहते हुए भी एग्जामिनेशन प्रेशर को वो हैंडल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को बताने के लिए पहले सबको हमको मिटाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा ये क्या था, सॉल्व करने लायक था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग रफ कर रहे हैं, आप लोग नोट करते चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो था ना, ये भी सर्कल से क्वेश्चन है। ठीक है, सर्कल से आपको ढेर सारा क्वेश्चन मिला, सब्जेक्टिव में भी सर्कल से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए सर्कल में क्या क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि पीटी इज टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है, पीटी जो है इस सर्कल का टेंजेंट है, जैसा कि फिगर में दिखाया भी गया है, विथ सेंटर ओ। ठीक है, सेंटर ओ है, एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये जो आपका क्या है, ये रेडियस है, और रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, आपका रेडियस निकल गया। ओपी इंटरसेक्ट द सर्कल एट क्यू। देखिए ये है पूरा का पूरा ओपी, ओ से लेकर के पी तक, जिसमें क्या कर रहा है, सर्कल को ये क्यू पे कट कर रहा है। ठीक है, तो जब ये क्यू पे कट कर दिया तो देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये भी तो आपका रेडियस ही है ना, और रेडियस आपका 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर हो गया ये। ठीक है, इफ पी क्यू इज इक्वल टू एक्स, पी क्यू किधर है, पी क्यू आपका यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, तो पी क्यू है आपका x सेंटीमीटर। चलिए ये भी हो गया। आपसे पूछा है पीटी स्क्वायर। ठीक है, पीटी स्क्वायर, तो इस ट्रायंगल को देखिए, ओ पी टी, ओ पी टी, इस ट्रायंगल को देखिए, ये एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। हम लोग जानते हैं कि ये है टेंजेंट और ये है रेडियस, तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में ये 90 डिग्री का एंगल, तो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमको पीटी निकालना है तो हमको पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना पड़ेगा। अब पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग पढ़े हुए हैं कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी से ये निकलेगा। ठीक है, तो देखिए 90 डिग्री के सामने वाले को बोलते हैं एच, तो एच क्या है, ओपी, तो ओपी का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू पी स्क्वायर, पी किधर है, देखिए पी ये वाला हो गया पीटी, पीटी स्क्वायर प्लस बी किधर है, बी, बी है आपका ये रेडियस, ओटी स्क्वायर। बस वैल्यू पुट करेंगे। देखिए पीटी ओपी जो है ना, ये दो पार्ट में बटा हुआ है, पी क्यू प्लस ओ क्यू, यानी एक्स प्लस 5 में बटा हुआ है। देखिए इसको हम अच्छे से बता दे रहे हैं, ओपी जो है दो पार्ट में बटा हुआ है, एक है पी क्यू में और प्लस एक है तुम्हारा क्यूओ में। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, पीटी तो हम लोग को निकालना ही है, प्लस ओटी 5 है क्योंकि रेडियस है ना, तो 5 का स्क्वायर ले लेंगे। अब यहाँ देखिए सबका वैल्यू रख देंगे,
पी क्यू जो है वो x है और ओ क्यू जो है वो 5 है, पीटी का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर पे चला गया ये, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 5 दूना 10 यानी कि 10x बराबर पीटी स्क्वायर प्लस 25। अब देखिए ये 25 से ये 25 कट गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इक्वल के दो तरफ सेम साइन के साथ सेम नंबर रहता है तो वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो 25 से 25 कैंसिल, तो यहाँ पे फाइनली क्या बचा, यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे बचा 10x, और यही आपका पीटी है, पीटी का स्क्वायर, और यही आपसे पूछा था क्वेश्चन में। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 10x। ठीक है, तो एक यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने लायक था बात। ठीक है, और उसके बाद तो आप लोग सॉल्व कर ही लेते हैं। तो ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक ही था, ज्यादा इसको टफ नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ इसको इजी भी नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको फिगर में दिमाग लगाना था और उसके बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करना था। तो ये आपका क्या था, 1 नंबर का क्वेश्चन था। तो इसको आप लोग समझ गए, इसको आप लोग नोट कीजिए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए ये आपसे मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था और इसमें हेमिस्फीयर दिया गया है, और जहां तक हमको लग रहा है कि इसमें भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट क्या किए होंगे, गलती कर दिए होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए यहाँ पे बोला गया है कि दो वुडन सॉलिड हेमिस्फीयर था, यहाँ पे सॉलिड छूट गया है। दो वुडन है, टू वुडन सॉलिड हेमिस्फीयर्स ऑफ सेम रेडी आर, मतलब कि इसका भी रेडियस आर है, इसका भी रेडियस आर है और इसका भी रेडियस आर है। ठीक है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, मतलब दोनों का क्या है, रेडियस आर है। आपसे क्या पूछा था, एज द एज शो इन द गिवन फिगर। ठीक है, फिगर में भी दिया गया है, आपसे पूछा द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, इसका टोटल सरफेस एरिया, तो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया लेना है, और यहाँ पे दो हेमिस्फीयर है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 3πr²। ठीक है, और दो है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3×2 = 6πr², इसका क्या था, आंसर था। और बहुत स्टूडेंट 4πr² टिक करके आ गए होंगे, क्यों, क्योंकि उनसे पूछा हुआ टोटल सरफेस एरिया, वो क्या कर दिए होंगे, इसका क्रॉस सरफेस एरिया ले लिए होंगे और इसका क्रॉस सरफेस एरिया ले लिए होंगे और दोनों को ऐड कर दिए होंगे, यानी कि 2πr² ले लिए होंगे। जो हम लोग जानते हैं कि हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो 3πr² होता है, और यहाँ पे दो हेमिस्फीयर दिया गया था तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो 3πr² इंटू 2 इज इक्वल टू 6πr², इसका क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है। तो ये था आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में जो आपसे पूछा गया है वो एपी से रिलेटेड क्वेश्चन था और आपसे कॉमन डिफरेंस पूछा था। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि nth टर्म ऑफ एन एपी इज 5n-15। तो आपको बताना है कि द सी डी कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इज, मतलब एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो यहां से इसका जब nth टर्म दिया गया है क्या, 5n-15। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस आप कैसे निकालिएगा, कॉमन डिफरेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो a2 - a1 होता है। ठीक है, मतलब कि बड़े वाले टर्म में से उसके ठीक पहले वाले टर्म को माइनस करके हम कॉमन डिफरेंस निकाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको तो an दिया है, तो हम लोग निकालेंगे, n बराबर पुट करेंगे 1, वहां से a1 निकलेगा, और n बराबर पुट करेंगे 2, तो वहां से a2 निकलेगा, और जैसे ही हमको a2 और a1 मिलेगा हम लोग d निकाल देंगे।
n बराबर 1 रखिए, तो a1 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस 15। तो ये हो गया आपका 5 माइनस 15। तो 5 में से 15 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -10। तो आपका a1 कितना आ गया, a1 आ गया आपका -10। और जब a2 निकालने जाएंगे तो n बराबर 2 पुट करेंगे, तो 5 इंटू 2 माइनस 15, तो ये हो गया 10, 10 माइनस 15 यानी कि -5। तो यहाँ पे आपका a1 मिल गया -10 और a2 मिल गया -5, तो कॉमन डिफरेंस निकाल देंगे। d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, तो a2 कितना है, -5, ठीक है, माइनस फॉर्मूला में, और यहाँ पे -10 है तो एक बार और माइनस आ जाएगा, -10 यानी कि -5 माइनस माइनस प्लस 10। अब देखिए -5 में से +10 को हटाएंगे तो फाइनली मेरा आंसर क्या आएगा, 5। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 5 है, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था एपी से रिलेटेड, और इसमें nth टर्म दे करके आपसे कॉमन डिफरेंस पूछा था, तो इसको हम इस टाइप से सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट कीजिए, हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अभी हम लोग को 7 क्वेश्चन कवर और करना है, हम लोग 13 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं, ठीक है। इसको कवर कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 से पूछा गया था आपसे क्वेश्चन नंबर 14, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। सीबीएसई आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा है उसमें हर एक टाइप का क्वेश्चन है। किसी में आपको ऑप्शन अच्छे तरीके से सेट किया है, किसी में आपसे क्वेश्चन के लैंग्वेज को बदल दिया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि अ कोन विथ स्लांट हाइट 10 सेंटीमीटर, एक कोन है जिसके पास स्लांट हाइट क्या है उसका 10 सेंटीमीटर है एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर है, इज सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस। मतलब कि एक हेमिस्फेयर के ऊपर एक कोन को क्या कर दिया गया, रख दिया गया है जिसका रेडियस सेम है। तो देखिए ये है हेमिस्फेयर और ये है आपका कोन, तो इसका रेडियस सेम है, तो कोन का भी रेडियस यही होगा और आपका हेमिस्फेयर का भी रेडियस यही होगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या दिया होगा, अच्छा एक बात और आप लोग को बार बार बताया जाता था कि हेमिस्फेयर का रेडियस ये तो है ही, साथ साथ ये भी हेमिस्फेयर का रेडियस ही है, ठीक है। ये आर और ये आर बार बार आपको बताया जाता था, और इसी बात पे ध्यान दे करके ये क्वेश्चन सेट कर दिया गया, ठीक है। और जिस बच्चे को ये नहीं पता होगा कि यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग रेडियस बोलते हैं, तो इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में उसको जरूर दिक्कत हो गया होगा, ठीक है। जो बच्चा जान रहा होगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी इसको रेडियस ही बोलते हैं, तो वो आसानी से कर लिया होगा, ठीक है। और ये है आपका क्या, कोन का हाइट, ठीक है, ये है कोन का हाइट, और ये होता है आपका स्लांट हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे दिया क्या क्या है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है एल, एल कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आपको दिया हुआ है आर, आर कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, आर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है कि द हाइट ऑफ द टॉय, तो टॉय का टोटल हाइट क्या है, टोटल हाइट ये है, ठीक है। अगर हम टोटल हाइट को एच डैश मान लें तो टोटल हाइट कैसे निकलेगा, अगर हम एच में आर को जोड़ देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, टोटल हाइट निकल जाएगा किसका, इस खिलौने का, टॉय का, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं किसी भी कोण के अंदर एल एच और आर के बीच में रिलेशन क्या होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही रिलेशन होता है। तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पे 3 वेरिएबल है, एक गायब है, तो हम लोग एच निकालेंगे यहां से। तो देखिए एल का वैल्यू कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर, एच स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, और बराबर को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 36,
और ये हो गया आपका एच स्क्वायर। 100 - 36 कितना हो गया, 64, 64। और स्क्वायर को इधर देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट। तो एच का वैल्यू कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। तो देखिए आपको h मिल गया 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आपको r भी पता है। तो जब आप इसको निकालने जाइएगा आंसर इसका, तो एच डैश बराबर h प्लस आर है। तो h का वैल्यू 8 सेंटीमीटर और r है आपका दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। तो 8 में 6 जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर कितना है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यह है आपका क्या, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इसी बात को पकड़ना था। ठीक है, टोटल आपको हाइट निकालना था खिलौने का। ठीक है, तो जिसको पता होगा कि ये भी रेडियस ही होता है वो आसानी से इस क्वेश्चन को कर लिया होगा, जिसको ये पता होगा फॉर्मूला। ठीक है, तो ये है आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसको हम मिटा रहे हैं क्योंकि इसका भी हमको क्या देना है, सॉल्यूशन देना है। तो आप लोग वीडियो रोकिए, आप वीडियो रोक करके इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का ये सॉल्यूशन है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन यहीं पे करेंगे। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है ना, कि आपसे पूछा तो है nth टर्म, लेकिन जो इसका ऑप्शन दिया है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से सेट किया। क्योंकि थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा ना, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा गलत और आपसे क्वेश्चन भी गलत बन जाएगा। इसीलिए आपको ऑप्शन भी ध्यान में देना था। ऑप्शन को ध्यान में देते हुए आपको इसको सॉल्व करना था। तो देखिए आपसे पूछा है nth टर्म, तो nth टर्म का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं एपी में कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो एपी के nth टर्म को निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, a होना चाहिए, d होना चाहिए और n होना चाहिए। ठीक है, तो आपको a d कहां से मिलेगा, a और d इससे मिल जाएगा। और चूंकि आपका ऑप्शन ही दिया गया है सब n में, तो आपको n का वैल्यू की जरूरत नहीं है। आप लोग क्या कीजिए, a और d का वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आप अपने आंसर तक पहुंच जाइएगा। तो देखिए यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, a और d। इसका फर्स्ट टर्म क्या है, -3/2। ठीक है, और d निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, नहीं तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस थोड़ा सा इसको नहीं ले रहे हैं हम, इसमें से इसको माइनस कर दे रहे हैं। ठीक है, तो 9/2 - 3/2 ये लाइक फ्रैक्शन है। तो ये 9 - 3/2 यानी कि 9 - 3 6/2 3। ठीक है, तो आपका d कितना आ गया 3। अब इसमें पुट कर देंगे। a का वैल्यू कितना है, देखिए a n लास्ट टर्म इज इक्वल टू a प्लस, तो a कितना है -3/2 प्लस n - 1, n कुछ था नहीं तो n को n ही रहने दिए, और d अभी हम लोग निकाल लिए 3। ये क्या हो गया -3/2 प्लस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से सारा खेल शुरू है। यहां से आपको ऑप्शन में देखना है कि 3n अकेले भी है, इस टाइप भी है, इस तरह भी, इस तरह भी है। तो एक काम करते हैं, पहले नंबर वाले को कर लेते हैं हम लोग। ये है -3/2 और -3 को यहाँ लाइए, अब +3n को एक साइड रख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए पहले इस दोनों को भिड़ाते हैं। तो इस दोनों को सिर्फ कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो -3 रह जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा आपका क्या 6। ठीक है, और ये आपका +3n सबसे अलग है, अभी इसको कुछ नहीं किए हैं। तो -3 - 6 -9/2, और ये आपका हो गया +3/n। क्या ऐसा क्वेश्चन है या इसको ऐसा करके दिया है, 3n - 9/2 ऐसा क्वेश्चन दिया है। तो देखिए 3n - 9/2 है, 3n - 9/2 इस तरीके से ये नहीं आ सकता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो चेंज हो जाएगा, ये नहीं आएगा। ये प्लस में तो है ही नहीं, तो ये ऑप्शन गलत। ये भी ऑप्शन गलत। 3n/2 -3 कहां से आया, तो -3 9/2 है, तो ये भी गलत, ऑप्शन ये है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन का भी खेल था, आपको ऑप्शन भी ध्यान में रखना था। ठीक है, ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन का आंसर देना था। तो ये है आपका क्या, एपी से रिलेटेड, जो कि क्वेश्चन नंबर 15 में है। ठीक है, इसको भी आप लोग वीडियो रोकिए, रोकने के बाद इसको नोट कर लीजिए क्योंकि इसका भी सॉल्यूशन हमको देना है। ठीक है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्टली सेक का वैल्यू √3 नहीं होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा √3 दिया हुआ है, और रेशियो में भी हम लोग जानते हैं कि सेक का फॉर्मूला होता है B/h, ठीक है। और हम लोग को निकालना क्या है, tan। तो tan निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए, P/B/h, सब कुछ निकाल लीजिए। तो यहाँ से अगर हम पाइथागोरस लगाएंगे तो h² बराबर P² प्लस B²। h का वैल्यू कितना है देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो h का वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर। अब यहाँ से P हम लोग निकालेंगे, B तो दिया हुआ है √3, तो √3 का स्क्वायर तो ये आपका हो गया क्या, 1 ही ना था, हाँ। ये आपका P² प्लस ये हो गया 3, माइनस में कैसे आ गया, B/h, क्वेश्चन ठीक है ना। सही तो है। इसको इधर ले आने का 1 - 3 हो जाएगा P², और ये हो गया आपका -2, -2 कैसे, +2 ना। हम्म, एक मिनट। देखिए इसमें थोड़ा सा गलत फॉर्मूला ही मेरे से लग रहा था। सेक थीटा का जो फॉर्मूला है ना, सेक थीटा है आपका √3, और इसका फॉर्मूला होता है h/b, ना कि B/h, तो आपका कॉस का फॉर्मूला होता है। वही थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था यहाँ पे, ये है 1। अब यहाँ पे देखिए पाइथागोरस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, h² बराबर P² प्लस B²। h है आपका क्या, √3, तो √3 का स्क्वायर, P है मिसिंग, तो P² प्लस B का जो वैल्यू है वो है 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3, इस 1 को इधर लाएंगे तो -1 हो जाएगा, और P²। तो ये आ गया 2, अब इसको में रूट दे देंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, तो P का वैल्यू जो है वो √2 है। तो यहाँ से जब हम लोग tan थीटा का फॉर्मूला tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/b। तो P का वैल्यू कितना है, √2, और B का वैल्यू कितना है, 1। तो √2/1 क्या है आपका, tan थीटा का जो वैल्यू है वो आपका √2 है। तो √2 आपका क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लिए हैं। हम लोग अभी 2 से 3 क्वेश्चन और करेंगे, इसको आप लोग नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है कि द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है। इसमें आपको एक इक्वेशन दिया गया है 5x² - 2x + k = 0, और इसमें कंडीशन दे दिया गया था कि जो आपका रूट्स है ना वो इक्वल रियल रूट है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि कभी भी नेचर ऑफ रूट में अगर इक्वल और रियल रूट है तो उसका डिस्क्रिमिनांट क्या होता था, 0 होता था। तभी ये कंडीशन को हम लोग क्या करते थे, फॉलो करते थे। तो आपका इक्वेशन क्या है, आपका इक्वेशन है 5x² - 2x + k, ठीक है। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, b का वैल्यू -2, और c का वैल्यू क्या है k। तो इक्वल रियल रूट के लिए इसका जो d है वो क्या हो जाएगा 0, और d मीन्स डिस्क्रिमिनांट, और डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला भी हम लोग जानते थे कि b² - 4ac = 0। तो यहाँ पे देखिए b के जगह पे कितना है -2, तो -2 का स्क्वायर, -4 a के जगह पे कितना है 5, और c के जगह पे कितना है k = 0।
तो -2 का स्क्वायर 4 माइनस 20 के बराबर 0। इस -20 के को इक्वल के दूसरे साइड में भेज देंगे तो +20 के हो जाएगा। और हमसे तो के पूछा है ना, तो 20 को बराबर के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे बराबर के 4 से 20 गया कितना बार में, 5 बार में। तो फाइनली के बराबर क्या आ गया, 1/5। यह है आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या था, 1/5। एक आपका क्वेश्चन बच रहा है स्टैटिस्टिक्स से और 2 क्वेश्चन बच रहा है आपका क्या, असर्शन रीजन से। तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं। कल के क्लास में हम लोग उस दोनों क्वेश्चन को कवर कर लेंगे और साथ ही साथ आपका जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सबको भी हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हम लोग कल के क्लास में कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं बाकी हम लोग कल के क्लास में मिलते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग कवर कर लीजिए, अच्छे से सॉल्यूशन बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए, चेक कर लीजिए कहाँ पे कितना सही हुआ कितना गलत हुआ है आप लोगों से, ठीक है। बाकी का सॉल्यूशन हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए।